दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक नई एडवाइस, एक नई एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा लाभ हो सकेगा और आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। कई लोग फ़ोन करते हैं, कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर मैंने आपके एडवाइस से ये शेयर खरीद लिया और फंस गया, जबकि उस वीडियो में मैं स्पष्ट रूप से बोल चुका होता हूं कि ये बहुत ही रिस्की है, इसमें पैसा न लगाएं, या अगर लगाना भी हो तो 1000-2000 लगाएं या 5000 लगाएं। तो इस तरीके की जो बातें होती है उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि वो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन होता है या स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंडेशन होता है, उसी टाइप का तभी ऐसा कुछ करें। अदरवाइज मैं अब अपना वो चीज़ चेंज कर रहा हूँ कि ना तो स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन दूंगा, ना तो स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि उसमें लोग खुद फंसते हैं और उसके बाद उसका ठीकरा जो है हमारे ऊपर फोड़ते हैं। देखिए, जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें परफेक्शन 100% किसके पास है? 100% किसी के पास नहीं है। वॉरेन बफेट जी के पास भी 100% नहीं है। कई बार उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, जैसे अमेजन में उन्होंने कुछ दिन पहले निवेश किया था तो उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हुई, मैं अमेजन को पहचान नहीं पाया और अब निवेश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानता है, मैं भी वैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, जितना मेरा अनुभव है 20 साल का, मैं आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। और ये जरूरी है कि आप लोग भी उसकी भावना को समझें। और आज जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड। इसके एक हमारे व्यूअर हैं, वो उन्होंने कमेंट किया था और उन्होंने इस पे कुछ जानकारी दी थी, जिसके कारण मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इस तरीके की जानकारी शेयर करने से ऐसा लगता है कि इसको खरीदना चाहिए, लेकिन बिना पूरा कंप्लीट एनालिसिस के ना तो खरीदने की बात की जा सकती है, ना ही तो इसको बेचने की बात की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड करती क्या है। तो देखिए, सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड, एक तो इनका सिटी डिजिटल टीवी है, जैसे डिश टीवी है, टाटा स्काई है, इस तरीके से ये डिजिटल टीवी नेटवर्क में काम करते हैं। और दूसरा, ये ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करते हैं। बस मोटा मोटी ये दो जानिए, बाकी मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पे काम करते हैं। तो ये इनका बेसिक है। इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कंपनी का फंडामेंटल, और फंडामेंटल जानने के लिए सबसे पहले देखिए कि जो फ्राइडे को बंद हुआ था, ₹1.30 पे अपर सर्किट पे बंद हुआ था। देखिए यहाँ पे ये अपर सर्किट लगा हुआ है, चार्ट देख के आपको पता चल रहा होगा। और अभी भी 18,49,000 जो है 763 शेयर का बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। तो क्या ऐसा कुछ इसमें वाकई में हुआ है क्या, जो इसमें इस तरीके का बाई रिकमेंडेशन और इस तरीके की बाइंग चल रही है? तो इसके लिए हम आते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे, कुछ न्यूज पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी का 52 वीक लो जो है 50 पैसा के आसपास है और 52 वीक हाई ₹2.5 के आसपास है। कंपनी ₹1.30 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का यहाँ मार्केट कैप देखिए 113 करोड़ के आसपास है और कंपनी का 87 करोड़ टोटल शेयर जो है आउटस्टैंडिंग शेयर है। फेस वैल्यू कंपनी का ₹1 है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी का बुक वैल्यू -3.64 है, अर्थात कंपनी कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग है। ध्यान रखिए, बुक वैल्यू उसी का निगेटिव होता है जो कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग कंपनी होती है। तो इसको देखने से भी हमें पता चल जाता है कि कंपनी कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग है। कंपनी के पास मात्र 4-4.5 करोड़ का कैश उपलब्ध है, जबकि कंपनी के पास जो डेट है 1026 करोड़ के आसपास है। अब मैं चलता हूं आगे के कुछ पैरामीटर्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये जो हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 6% के आसपास रहा है। 3 साल में देखिएगा तो मात्र 2% के आसपास रहा है। 1 साल में देखिएगा तो 0% के आसपास रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए 5 साल में 17% का निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, वेरी बैड। 3 साल में देखिएगा तो 1% का निगेटिव, लेकिन पिछले 1 साल में इसने प्रॉफिट ग्रोथ में 49% की वृद्धि दर्ज की है। आरओई देखिए, कभी कुछ इसने कमा के दिया ही नहीं है, इतना खराब आरओई आपको शायद मिलेगा नहीं किसी का। और आरओसी की बात करिए
तो -5% है। मतलब यह एक तरीके से कैपिटल डिस्ट्रॉयर रहा है ये कंपनी। मतलब जिस व्यक्ति ने भी इस शेयर में पैसा लगाया होगा वो उसका पैसा बर्बाद हो गया होगा। डेट इक्विटी रेशियो देखिए कितना खराब, -5.96। भाई 1000 करोड़ का इस पे डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी माइनस में, अर्थात ये ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रही है पेमेंट में। अभी मैं दिखाऊंगा, इसका भी एग्जांपल दूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चर्चा करेंगे टिकर टेप पे, जो शेयर होल्डिंग बहुत बढ़िया बताता है। और जैसा कि कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मैं किस किस साइट का यूज करता हूं, तो देखिए अभी भी देख रहे होंगे मैं कई साइट का यूज करता हूं। और कुछ गूगल से इंफॉर्मेशन लेता हूं, कुछ स्क्रीनर से लेता हूं, कुछ टिकर टेप से लेता हूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जो मैं डाटा लेता हूं वो ज्यादा लेता हूं, क्योंकि उसका डाटा मैं ऑथेंटिक मानता हूं। अब देखिए आप क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए, दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 में 200 करोड़ से लेके और 180 करोड़ के आसपास में झूलता रहा है। मतलब कोई ग्रोथ नहीं है, और 200 करोड़ के आसपास इसका क्वार्टरली सेल्स है। यहां पे आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए 30 करोड़ से लेके 64 करोड़ के बीच में इसका लॉस घूम रहा है। कंटिन्यूअस 5 क्वार्टर से लॉस है, 31 करोड़, 64 करोड़, 46 करोड़, 43 करोड़, 55 करोड़ कंटिन्यूअस लॉस है। अब चलते हैं ईयरली सेल्स पे। देखिए 2016 में 855 करोड़, 17 में 763 करोड़, 2018 में 837 करोड़, 19 में 821 करोड़ और 2020 में भी 818 करोड़। अर्थात पिछले 5 साल से इसके सेल्स में कोई बढ़त नहीं हुई है। ठीक है ना, वहीं स्टैंड कर रहा है। अब चलते हैं इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए पिछले 5 साल से इसने कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। 51 करोड़ का लॉस, 185 करोड़ का लॉस, 205 करोड़ का लॉस, 372 करोड़ का लॉस और 2020 में भी इसने 189 करोड़ का लॉस बुक किया है। अब आप सोचिए कि पिछले 5 साल से 5 साल पहले, आज के डेट में कंपनी का डेट जो है 1000 करोड़ के आसपास है, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार लॉस जनरेट कर रही है। तो 5 साल में एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं हुआ जो उसने प्रॉफिट जनरेट करता, या एक भी ऐसा ईयर नहीं हुआ जो प्रॉफिट जनरेट करता। वो कंपनी अगले 1 महीने में ऐसे क्या हो जाएगी 2 महीने में कि प्रॉफिट हो जाएगी, कंपनी एकदम रिवाइव हो जाएगा और कंपनी में अपर सर्किट लग जाएगा। खैर ये मैं मार्केट पे छोड़ता हूं, आप लोगों की बुद्धिमानी पे छोड़ता हूं। इसके बाद हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं इस पे बहुत ध्यान देता हूं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूं। देखिए सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए प्रमोटर पिछले दिसंबर क्वार्टर में 65% के आसपास था, 65.5% 2019 में, और दिसंबर 2020 में रह गया 7%। अर्थात सारे के सारे शेयर मार्केट में बिक गए। और किसने बेचा? एक्चुअल में जहां पे इन्होंने प्लेज कर रखा था उसने बेचा। आज के डेट में प्रमोटर का होल्डिंग मात्र 6% के आसपास है। अब एक बात बताइए कि जिस प्लेस जहां पे इन्होंने प्लेज किया था और जिन लोगों ने वो शेयर मार्केट में बेच दिया, उनको अगर वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे, निश्चित रूप से इतना बड़ा पैसे वाले होंगे तभी ना प्लेज शेयर करके पैसा देते होंगे। तो क्या अगर उनको लगता है कि कंपनी में कोई रिवाइवल होने वाला है तो इसको क्यों बेचते? तो ये एक बहुत ही निगेटिव है। जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम रहता है उसमें खतरे बहुत ज्यादा रहते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए, दिसंबर 2020 में 4% के आसपास था, जो मार्च में 0 हो गया। मतलब म्यूचुअल फंड भी बेच के निकल गए, बहुत अच्छी बात है भैया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पहले से इसमें है नहीं, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12.5% के आसपास इसमें अभी भी बने हुए हैं। ये क्यों बने हुए हैं ये यही बता सकते हैं भैया फॉरेन इन्वेस्टर, चूंकि वो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक कैपिटल डिस्ट्रॉयर कंपनी में वो क्यों अभी तक बने हुए हैं, हो सकता है इसका जो मामला जब एनसीएलटी में जाएगा तो ये लोग इसको खरीदें, या कोई कारण हो, हम बता नहीं सकते इसको, ठीक है ना। लेकिन प्रमोटर का सारा शेयर बिक गया, अपने जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से उन्होंने बेच दिया, तो ये इस शेयर के लिए बहुत ही निगेटिव है, बहुत ही निगेटिव। अब हम आपको ले चलते हैं उस न्यूज पे। देखिए इसने 21 मई को, देखिए 21 मई, आज से 7 दिन पहले, 9 दिन पहले कंपनी ने, सिटी नेटवर्क खुद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया है,
देखिए इसने क्या बताया है, इसने बताया है पेमेंट डिफॉल्ट किया है इसने, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट, नेम ऑफ द लेंडर देखिए HDFC बैंक, IDBI बैंक, ACB, SCB, RBL, एक्सिस, जितनी बैंक है इसने डिफॉल्ट किया है। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों में डिफॉल्ट किया है। करेंट डिफॉल्ट अमाउंट मतलब इससे पहले भी डिफॉल्ट करती रही है, लेकिन अभी जो इसने किया है 42.4 करोड़ प्रिंसिपल और 13.2 करोड़ इंटरेस्ट, इतना पैसा इसको देना था जो ये नहीं दे पाई है। और देखिए ये 31 मार्च तक इसको देना था, कंपनी ने लेट से इसकी जानकारी दी है, देर से इसकी जानकारी दी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कंपनी पे टोटल जो है ये सारे कंपनियों का लोन है जिसको पेमेंट करना है, ये सब चीज में लोन डिफॉल्ट है, सारे प्राइस में ये ऑलरेडी लोन डिफॉल्ट कर चुकी है, ठीक है ना। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कंपनी क्या कह रही है। टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग फ्रॉम बैंक 911 करोड़ रुपया का इसका लोन अभी भी यहाँ बता रहा है, इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह और भी हो सकता है। तो ये कंपनी किसी भी स्तर पे 100 करोड़ को भी जस्टिफाई नहीं करती है। कंपनी तो माइनस में है, तो क्या कीजिएगा। अब एक चीज आपको टिकर टेप का बताऊं, इसकी जो टीम है वो कहती है कि ये कभी भी डिफॉल्ट हो सकती है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रीमियम वर्जन लेता है, ये क्या हो गया, हाँ डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये जो प्रीमियम वर्जन लेता है टिकर टेप का, उसी को पता चलता है, तो हमने ले रखा है एनालिसिस करने के लिए, तो इसलिए हमें दिखता है। तो लेकिन आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं, एक और साइट है, इसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, ये इसका वैल्यूएशन फेयर बता रहा है। इतनी खराब कंपनी का वैल्यूएशन फेयर बता रहा है। हालांकि हम इस साइट से काफी सहयोग लेते हैं, लेकिन कई डाटा इसके ऑथेंटिक नहीं रहते। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखा रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है, इसमें ना हम बाई करने कह रहे हैं, ना सेल करने के लिए कह रहे हैं, ना कुछ भी कह रहे हैं। हमने आपको फैक्ट्स बता दी। एक साइट यहाँ कह रहा है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, दूसरी साइट कह रहा है कि कभी भी डिफॉल्ट हो सकती है। कंपनी खुद डाटा दे रही है कि कंटिन्यू लोन डिफॉल्ट हो रहा है कंपनी का। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, और ऐसा मुझे अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है इस कंपनी में। तो बाकी जो है आप लोग खुद समझदार हैं, और अगर ज़्यादा किसी को जानकारी चाहिए होगा तो इंक्वायरी नंबर पर संपर्क कर सकता है जो हमारे बैनर पर लगा रहता है। और इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।